आज देखिए सेकेंद्र कक्षा क्या होती है। सेकेंद्र कक्षा समझने के लिए पहले सेकेंद्र बल समझिए क्या होता है। जब कोई कण किसी बल के अंतर्गत गति करता है और बल की जो दिशा हमेशा एक बिंदु की तरफ, एक नियत बिंदु यानी कोई बिंदु है, फिक्स बिंदु है, उसकी तरफ तो यह बल क्या कहलाएगा? केंद्रीय बल कहलाएगा। सेकेंद्र बल दो, सेकेंद्र बल या केंद्रीय बल। और ये जो बिंदु था नियत बिंदु, बल केंद्र कहलाता है। मतलब बल को तो सेकेंद्र बल कह देंगे और जो बिंदु था उसे बल केंद्र कह देंगे। ये मतलब क्या हुआ इस पूरी बात का? तो वो देखिए, मान लीजिए एक कण है हमारे पास जो कि गति करता जा रहा है और उस पर एक बल लग रहा है और उस बल की दिशा किसी एक बिंदु की तरफ है। ठीक है, अगर वो बिंदु वो कण यहाँ पे था तभी भी बल की दिशा इस बिंदु की ओर थी। जब वो कण यहाँ पे पहुँच गया तो भी जो बल की दिशा है, जो एफ बल लग रहा है इस पे, उसकी दिशा हमेशा एक नियत बिंदु की तरफ है। ठीक है, तो बल को तो हम क्या कह देंगे? बल को तो हम क्या कह देंगे? सेकेंद्र बल। और इस बिंदु को क्या कह देंगे? इस बिंदु को हम कह देंगे बल केंद्र। ठीक है, ये एग्जांपल आप, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जैसे ये ओ पॉइंट पे मान लीजिए सूरज है और जो पृथ्वी है वो गति कर रही है, तो पृथ्वी की जो जो गुरुत्वाकर्षण सूरज और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहेगी? सूरज की तरफ रहेगी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी पे उस समय जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? सेकेंद्र बल है। और जो हमारा सूरज है वो कहाँ स्थित है? वो बल केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह की गतियों को हम क्या कहते हैं? इस तरह के बल को तो हम सेकेंद्र बल कह देते हैं और इस तरह जो गति हो रही है सेकेंद्र गति कह देते हैं। और ये जो पृथ्वी का जो जैसे दीर्घवृत्त बनाएगी या फिर जो कक्षा बनाएगी, इस कक्षा को हम क्या 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 कह देते हैं? सेकेंद्र कक्षा कह देते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बल के अधीन गतिमान कण, या कण भी बोल सकते हैं या फिर कोई पिंड हो। ठीक है, गतिमान कण या पिंड की गति के पथ को सेकेंद्र कक्षा कहते हैं। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या क्या होगी? जो हमारा ये कण गति कर रहा है इसका जो पथ बन रहा है उस पथ की इक्वेशन क्या होगी? वो कैसे फाइंड होगी वो देखिए।
तो हम इसकी पोलर इक्वेशन लिखते हैं जनरली। पोलर क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्स वाई में डिनोट करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हम इसे आर और थीटा में डिनोट करना आसान रहता है। ठीक है, तो हम पोलर फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो देखिए, तो हम इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको समझिए, ये हमारा कोई कण है और वो किसी पॉइंट पी पर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके जो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन कहाँ पर होगी, जो सेंटर पॉइंट है या फिर जो ओ पॉइंट है, इसको अपन पोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल एक्सेस हो गई, इसको अपन मान लो एक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये जो दूरी है इसको अपन आर से व्यक्त करते हैं, और ये वाली ये जो एंगल है इसको अपन थीटा से, और इस पे जो भी फोर्स काम कर रहा है वो किस ओर काम कर रहा है, इस पॉइंट की ओर। ठीक है, तो अब देखिए, अब दो तरह के त्वरण होते हैं, एक तो जैसे रेडियल एक्सिस की ओर, ठीक है, रेडियल की ओर, और एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं इसके परपेंडिकुलर, और एक इस रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सलेशन होता है वो होगा एक बार जो ये हमने एफ लिया है वो हम त्वरण मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ अपन यूँ मान लें कि जो एम द्रव्यमान का हमारा कण है उसे अपन एक बार 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, मतलब एम इंटू त्वरण होता है, तो एम हमारा 1 है, तो एक बार इसको हम एक बार त्वरण की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और इसके जो परपेंडिकुलर है, और इसके जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में जो त्वरण है इसे मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ दिशा में त्वरण। इस त्वरण को अपन ने 0 क्यों लिया है, क्योंकि इस दिशा में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, और फोर्स नहीं लग रहा तो मतलब त्वरण नहीं लग रहा, यानी त्वरण नहीं है, और त्वरण नहीं है तो इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये हमने जो इस बुक के सबसे पहला चैप्टर था उसमें हमने कई 3 प्रकार के त्वरण के बारे में पढ़ा था, तो उसी में एक प्रकार का त्वरण था आर्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इस आर को इधर मल्टीप्लाई में भेजूँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट में यहाँ पर अपन एक सिंबल यूज़ लेते हैं एच। ठीक है, आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, यहाँ सी भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू आ जाती है एच अपॉन आर स्क्वायर। अब आर के साथ अपन कैलकुलेट आसानी से कर सकें तो हम इसको मान लेते हैं यू स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर की जगह अपन एक बार यू मान लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन आर की जगह यू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू है एच यू स्क्वायर, वो अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें और निकालनी है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं वो सुनिए। अरीय दिशा में हमारे पास त्वरण आ चुका है, अनुप्रस्थ दिशा में हमारे पास त्वरण आ चुका है, और हमें क्या चाहिए, हमें पोलर फॉर्म चाहिए सेंट्रल ऑर्बिट की। तो देखिए, हम इसे पोलर फॉर्म क्यों नहीं कह सकते, या फिर इसे पोलर फॉर्म क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो वो देखिए, इसमें आर और थीटा आ रहा है, लेकिन साथ में एक वेरिएबल और आ रहा है टी फॉर टाइम। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आर और थीटा आ रहा है और टी फॉर टाइम
यानी 3 वेरिएबल हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब हम क्या करें हैं, टी को विलुप्त करेंगे, ठीक है, टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद क्या रहेगा, आर और थीटा 2 तरह के वेरिएबल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और आर और थीटा में जो इक्वेशंस होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। और एक्स वाई, अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो एक्स वाई में कोई रिलेशन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, दो दो त्रिज्या का वृत्त हो गया। यानी एक्स वाई में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उस पथ की समीकरण होती है। वैसे ही आर थीटा में जो रिलेशन होगा वो इस पथ की समीकरण होगी। तो बस वही काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे आर थीटा में समीकरण निकालना चाह रहे हैं, और वो आर थीटा क्या होगी, इसकी पोलर फॉर्म या फिर है ना इसकी इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक तो हमने टी को विलुप्त कर दिया, डी थीटा अपॉन डी टी इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही है, यहाँ से टी और हटाना जरूरी है, तो डी आर अपॉन डी टी निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो वो देखिए, तो डी आर अपॉन डी टी, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। डी थीटा को एंटर करवा दिया, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा अपन ने, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास क्या है, एच यू स्क्वायर है हमारे पास, और डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो एक बार इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो वापस से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब चीज़ को यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे आर को नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक काम और कर लेते हैं इसी के साथ, जो डी आर है इसमें डी यू का एंटर करो, डी यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1/r और u, ठीक है। तो यहाँ से इसका इसको u को तो डिवाइड में कर दो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/u इक्वल टू r, और वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डी आर अपॉन डी यू चाहिए। तो मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, डी आर अपॉन डी यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-1/u स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई -1/u स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो -h डी यू अपॉन डी थीटा, ये मेरे पास आ गया डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। लेकिन अभी इससे अपने कुछ भी काम नहीं बनेगा, अपन को तो इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे, तो टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। तो वो देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यू किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो मैं यही तो कहूँगा कि पहले यू का थीटा के सापेक्ष करेंगे अपन, ठीक है। और फिर जो थीटा है उसका वापस हम किसके सापेक्ष कर देंगे, टी के सापेक्ष। तो यहाँ से देखिए डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है एच यू स्क्वायर, तो एच और ये वाला एच स्क्वायर यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई इसकी। ये वाली वैल्यू अपन वहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 में। ये देखिए हमारे पास समीकरण 1 है, यहाँ अपन पुट कर देते हैं समीकरण 3 से इसका मान, और इसका मान अपन यहाँ से पुट कर देते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर तीन का मान 1 में रखने पर, और डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या रखेंगे अपन, एच यू स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बचेगा हमारे पास, इसके जगह तो अपन वो पुट कर देते हैं और यहाँ एच यू स्क्वायर पुट कर देते हैं। साथ में एक चीज़ यहाँ पर, जैसे आर की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 1/u पुट कर देंगे। तो ये देखिए -h स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, -1/u और
एच यू स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू में माइनस एफ। यहाँ से एच स्क्वायर यू स्क्वायर अगर अपन इसके डिवाइड में लिखें, माइनस को कैंसिल कर दो सभी को, तो यहाँ पे रह जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और प्लस में ये एच स्क्वायर यू स्क्वायर तो निकल चुका है और इसका स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर निकल चुका है, यू स्क्वायर का स्क्वायर यानी यू की पावर 4, और डिवाइड में अपने पास यू है, तो यू की पावर 2 तो निकल चुकी है, ऊपर यू रहेगा, यू से नहीं यू स्क्वायर रहेगा ऊपर, और एक यू से यू कैंसिल हो जाएगा, यू रह जाएगा। तो ये आ गई पोलर इक्वेशन, ठीक है। तो जिस भी पथ पे वो कण गति कर रहा है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब इसमें देखिए एक चीज़ मिसिंग है, यानी मिसिंग मतलब कि जो हमारा ये एफ है यानी त्वरण है, इसको हमने मिसिंग रखा है, यानी अभी एफ की अगर हम जो वैल्यू पुट करेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारे पास वो कितना त्वरण लग रहा है, उस त्वरण की अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगी जो पृथ्वी उस किस पथ पे गति करी उसकी, ठीक है। और इस चीज़ को अपन जरूरी नहीं पृथ्वी पर ही यूज़ लें, और भी जैसे कई केस हो सकते हैं उन पे यूज़ करेंगे, तो अपन आपको अलग अलग एफ की अलग अलग वैल्यू दी जाएगी और अपन को अलग अलग वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो उसकी जो ऑर्बिट की इक्वेशन है वो अलग अलग टाइप से प्राप्त होगी, ठीक है। तो बाकी देखिए कल अगली क्लास में देखते हैं।